प्रतापगढ़ की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम को सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। पहले उन्हें प्रतापगढ़ मुख्यालय पर अटैच किया गया था। एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम लालगंज तहसील में तैनात थे और तहसील कर्मी सुनील शर्मा का आरोप था कि एसडीएम ने उसे बेरहमी से पीटा था। इलाज के दौरान सुनील की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों और साथी कर्मचारियों ने हंगामा किया था। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर के जरिए आप ट्वीट भी देख सकते हैं, जिसके जरिए ये साफ होता है कि इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया और अब कार्रवाई भी की गई है। तहसील कर्मी की मौत अस्पताल में हो गई थी। एसडीएम पर पिटाई के बाद एक्शन लिया गया है। लालगंज के एसडीएम पर यह एक्शन लिया गया है। सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनामिका लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं हमारे साथ। अनामिका, लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक एक्शन जारी है। लगातार सीएम योगी एक्शन ले रहे हैं। अब एसडीएम पर कार्रवाई की गई। इससे पहले भी हमने देखा कि दो ऐसे अधिकारी रहे जिन पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है, जहां पे प्रतापगढ़ में एक तहसील कर्मी की मौत हो जाती है और आरोप ये लगता है कि उस इलाके के एसडीएम ने 4 लोगों के साथ मिलकर के घर जाके मारपीट की और मारपीट के बाद इलाज के दौरान सुनील कुमार शर्मा की मौत हो गई। इसके बाद से पूरे कलेक्ट्रेट में और प्रदेश भर के कर्मचारियों में इस घटना को लेकर के रोष था, नाराजगी थी और आज भी इसको लेकर हड़ताल करने की योजना है कर्मचारियों की। लेकिन उसके पहले इस पूरे घटना का मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया और ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ये संदेश उन लोगों के लिए भी है, उन तमाम अधिकारियों के लिए भी है जिनको अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा, अपने कामकाज में सुधार लाना होगा, अपने सहकर्मी जो हैं उनके साथ जो बर्ताव होता है उनका, उसको भी लेकर के यहाँ पर जो है उनको इसमें सुधार लाना होगा। हालांकि सुनील कुमार शर्मा के परिजनों की ओर से जो आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था, इसके बाद से मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सुनील कुमार शर्मा की ओर से अगर बात की जाए तो उनके परिजनों ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद एसडीएम समेत 4 लोगों पर 302 समेत मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद से आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आज भी तमाम जो कर्मचारी वहां के हैं, प्रतापगढ़ के, प्रदेश भर की जो अलग अलग हिस्से में जो कर्मचारी कलेक्ट्रेट के, उनकी ओर से समर्थन मिल रहा है और हड़ताल करने की योजना है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कार्रवाई के बाद ये माना जा रहा है कि जो पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है और हड़ताल को वापस ले सकता है। लेकिन ये बड़ी घटना जो सामने आई है प्रतापगढ़ से, जहां पर अपने सहकर्मी के साथ मारपीट की जो घटना सामने आई, इसके बाद इलाज के दौरान मौत हो जाने की जो घटना सामने आई, मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई है। हालांकि हमने इसके पहले भी देखा कि जब कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ, हमने इसके पहले भी देखा। अनामिका, लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सीएम योगी आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे और इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश के स्कूलों में 100% एडमिशन सुनिश्चित कराना है। इस अभियान के तहत सभी विधायकों से एक-एक स्कूल गोद लेने के निर्देश दिए गए हैं। एक बेहतरीन पहल यहां पर जो है मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी और इस अभियान की शुरुआत श्रावस्ती जिले से हो रही है, क्योंकि श्रावस्ती जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। इसलिए श्रावस्ती को चुना गया इस अभियान की शुरुआत करने के लिए। 30 अप्रैल तक दरअसल यह अभियान चलेगा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने पर अब जोर योगी सरकार का है। एक तरफ एक के बाद एक एक्शन लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को और ज्यादा शिक्षित बनाने की भी कोशिश जारी है। उपेंद्र फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, इस कार्यक्रम की तस्वीरें हम लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बताइए क्या कुछ अपडेट्स है, क्या वहां पर मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन पहुंचा है, कब तक ये कार्यक्रम आज चलेगा? देखिए, करीब 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होने को प्लान था और अब सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और सबसे बात खास ये है कि भले ही मुख्यमंत्री श्रावस्ती में हो, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में ये स्कूल चलो अभियान की ये रंगारंग शुरुआत हो रही है, जिसमें 5 साल से लेकर 10 साल तक, 5 साल से लेकर
जो बच्चे हैं जिनका ड्रॉप आउट हो गए थे 5 से 14 वर्ष के, उन बच्चों को या जिनकी पढ़ाई छूट गई थी उन बच्चों को स्कूल चलो अभियान की तरह मुख्य धारा से जोड़ने की ये तैयारी हो रही है। और इस वक्त तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको वाराणसी की, जहां से आप ये देखिए जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं और जगह जगह ये कोशिश की गई है कि बच्चे अधिक से अधिक जो मात्रा में यहाँ पर आएँ और अधिक से अधिक बच्चों का पंजीकरण हो सके। ये वही बच्चे हैं जिनका किसी वजह से स्कूल जाना रुक गया था और हमारे साथ खुद वाराणसी के बीएसए हैं, वो बताएंगे कि ये बताइए कितने बच्चों को यहाँ जोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री श्रावस्ती में है तो यहाँ पर क्या तैयारी? देखिए, हमारे जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं सभी लगभग 8 लाख बच्चे आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। इस कार्यक्रम को यहाँ पर भी लाइव किया जा रहा है, हर स्कूलों में, हर ग्राम पंचायतों में, हर विकास खंडों में लाइव किया जा रहा है। हम सभी कुछ लाइव यहाँ पर देख रहे हैं और आज यहाँ पर लगभग 100 शिक्षकों, एसएमसी अध्यक्षों, ग्राम प्रधानों और बच्चों का सम्मान होगा और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ भोजन भी होगा। और हम स्कूल चलो अभियान के जनपद स्तरीय कार्यक्रम की आज शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सुना आपने, हमारे साथ बीएसए थे वाराणसी के जो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं, बच्चों को जुड़े हुए स्टॉल्स लगाए गए हैं, कहीं क्राफ्ट की तैयारी की गई, लड़का लड़की एक समान, यही संकल्प, यही अभियान, ऐसे तमाम सारे स्लोगन्स लगाए गए हैं। और इन स्लोगन्स के जरिए जो बनारस की टीचर्स हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, काफ़ी दिनों की मेहनत की है और मेहनत के पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो ड्रॉप आउट हो गए हैं बच्चे या जो किसी वजह से मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं बच्चे, उनको फिर से स्कूल लाया जाए, उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। बिल्कुल, और स्कूलों में सुविधाएं भी बढ़ाने पर जोर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शिवपाल यादव की अब बात करते हैं। बीजेपी एक नया दांव खेल सकती है, शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बना सकती है बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अखिलेश के बगल में शिवपाल को बैठाने का प्लान यहां पर हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष के बगल में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी होती है, डिप्टी स्पीकर की सीट होती है और शिवपाल यादव को लेकर अब बीजेपी का क्या प्लान है ये भी निकलकर सामने आ रहा है। तो अखिलेश को घेरने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, इस तरह की खबरें अब लगातार निकलकर सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर ये मिल रही है कि डिप्टी स्पीकर बना सकती है बीजेपी शिवपाल यादव को। संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, वाकई हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की खबरें आई कि शिवपाल यादव नाराज चल रहे थे और उसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर बीजेपी में उन्हें क्या पद दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष के बगल में डिप्टी स्पीकर की सीट होती है और अगर वो सीट शिवपाल यादव को मिलती है तो वाकई एक अलग तरह की हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगी। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव विधायक हैं और पिछले दिनों जो समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव खासे नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तमाम कयास लगाए गए और यही नहीं, मुलाकात के बाद में शिवपाल यादव ने एक बैठक भी की अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ में और उसमें सीधे तौर पर पदाधिकारियों से कहा कि आगे की जो रणनीति है उस पर मंथन किया जाएगा और आप लोग एकता बनाए रखें। यानी कि एक नया दांव शिवपाल यादव चलना चाह रहे थे और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर अब शिवपाल यादव के माध्यम से सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरने की रणनीति बनाई है और यह संदेश देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आए। और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो शिवपाल यादव की जो भूमिका है वो डिप्टी स्पीकर के रूप में विधानसभा यानी कि सदन में डिप्टी स्पीकर के रूप में शिवपाल यादव को बिठाना चाह रहे हैं। और ये वो कुर्सी है जो नेता प्रतिपक्ष के पड़ोस की कुर्सी है, यानी कि अखिलेश यादव के पड़ोस की कुर्सी है। वहां पर बिठाने से भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने साधेगी, सीधे सियासी समीकरण सेट करेगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी भूमिका में है उत्तर प्रदेश में उसको घेरा जाए। बिल्कुल, और 2017 में भी संकेत जिस तरह से हम देख चुके हैं कि पारिवारिक कलह का खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगत चुकी है। अब एक बार फिर से इस तरह की तमाम चीजें होती हैं तो अभी तो बहुमत हासिल नहीं कर पाई इस बार समाजवादी पार्टी, लेकिन 2024 के लिए भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी समाजवादी पार्टी के लिए जो नजर आ रहा है अभी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव के मुलायम परिवार से आते हैं और उनके भाई हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि शिवपाल यादव को तोड़ के और उनको ऐसी जगह दी जाए
जहां से वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश दे सकें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन सके। बीजेपी इसी रणनीति पर काम भी कर रही है। अगर हम पिछले दिनों देखें तो हरिओम यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, उनको पार्टी ज्वाइन कराई। उसके बाद अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, बिल्कुल अपर्णा यादव भी इससे पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, जो एक झटका समाजवादी पार्टी के लिए था। बहुत शुक्रिया आपका संकेत। आप लगातार अपडेट्स लेते रहिए, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। और चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामलला के दर्शन करने शिवपाल जाएंगे। बीजेपी का अब नया दाव देखने को मिल सकता है और जल्द ही अयोध्या भी जाएंगे। राम दरबार की फोटो ये दिखा रहे हैं हम आपको। तो देखिए अब रामलला के दर्शन करने शिवपाल जाएंगे। मायनों की अगर हम बात करें तो एक अलग तरह के मायने अब निकलते हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा चुका है समाजवादी पार्टी की ओर से कि भगवान राम को लेकर सियासत बीजेपी करती आई है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि कल शाम को एक सिरफिरा धारदार हथियार के साथ गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट से घुस गया और वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर मौजूद पीएसी के जवानों ने उसे दबोच लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा से पूछताछ चल रही है। पुलिस इस हमले को आतंकी कनेक्शन से भी जोड़कर जांच कर रही है, क्योंकि आरोपी अहमद के पास से हवाई जहाज का टिकट और लैपटॉप मिला है। आतंकी कनेक्शन की भी अब जांच हो रही है। हमले का जो एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हंसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर। जो प्रथम दृष्टया अभी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है ये गोरखपुर का ही रहने वाला है। इसका नाम अहमद मुर्तजा है और इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस दौरान जब ये हमला कर रहा था तो धार्मिक नारे भी दे रहा था। तो इस पूरे प्रकरण में हम किसी भी पहलू को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, खास करके हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते हैं और सभी पहलुओं पर हम छानबीन कर रहे हैं। घटना एक गंभीर घटना है और ये गोरखनाथ पीठ जो है आप सभी लोग जानते हैं एक महत्वपूर्ण संस्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आवागमन होता रहता है लगातार। उसके प्रदेश में इस घटना की छानबीन गहराई से करने की आवश्यकता है और हम सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी। और गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रामगोपाल का रुख करते हैं। रामगोपाल, कई खुलासे अब तक हो चुके हैं और क्या क्या नए खुलासे अब तक निकलकर सामने आए हैं जो हमला गोरखनाथ मंदिर में किया गया? बिल्कुल, जो आरोपी युवक है उसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ के साथ साथ जो है उससे एटीएस की टीम अब पूछताछ कर रही है और साथ ही युवक के घर वालों को भी अब पुलिस ने डिटेन एक तरीके से कर लिया है, पूछताछ कर रही है। इस वक्त मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां पे कल उस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है और उस घटना के बाद की अगर हम आज की तस्वीर दिखाएं तो आज देखिए कि जो भी इस मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहा है उसकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। अगर वो बैग लेके जा रहा है तो उसकी बिना चेकिंग के उसको मंदिर परिसर में ही एंट्री नहीं मिल रही है। हालांकि मेन मंदिर यहाँ से दूर है, ये दक्षिणी द्वार है और सड़क से सटा हुआ इलाका है। जहाँ तक आरोपी की बात है तो आरोपी के यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि युवक जब यहाँ से इसी गेट पे सबसे पहले वो पीएससी के 2 जवानों पे हमला करता है, उनको घायल कर देता है, गिरा देता है और यहाँ से जब वो अंदर की तरफ एंट्री लेता है तो बिल्कुल वो धार्मिक नारे लगाता है और तेज तेज धार्मिक नारे लगाता है। जिसके बाद जो स्थानीय पुलिस की टीम होती है, एलआईयू की टीम होती है, पीएससी के जवान उसको जब चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो यहाँ पे दुकानदार होते हैं उसको घेर लेते हैं, तब जाके वो पकड़ में आता है। लेकिन जो धार्मिक नारे लगा रहा है उस एंगल को लेकर अब पुलिस जांच कर
कर रही है, क्योंकि युवक जो है बेहद पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा युवक है और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। और जब वो कल यहाँ पे आया था तो वेल ड्रेसअप था, अच्छे तरीके से दिख रहा था, तो जीन्स पैंट पहना हुआ था, शर्ट थे, अच्छे जूते थे, अच्छे कपड़े थे। तो कुल मिला के अब जो पुलिस है वो बिल्कुल किसी का पहनावा देखकर अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि क्या मंशा रखता है शख्स, क्या मकसद है उसका। बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल।